chapter Metals and Non-Metals. This is the chapter of class 8. In this chapter, we will mainly focus on 4 topics. That one is elements, non-metals, metals and their properties, and last one is corrosion of metals. What is metals? Metals, those materials which possess the characteristic of being hard, shiny, ductile, etc. are metal. यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस इस दुनिया में जिसको क्लासिफाई किया गया है वो या तो मेटल हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल हो सकते हैं या फिर आपको मेटलॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी में से हम लोग को मेटल को पढ़ना है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें शाइनी हो, डक्टाइल हो और हार्ड हो, उसी को हम मेटल्स बोलते हैं। हालांकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम और सॉल्ट, दे आर इजिली कट विथ नाइफ। ओके, अब देखिए, अब मेटल्स को हमने जाना, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज का। यानी प्रॉपर्टीज जो होता है 2 तरीके का होता है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? किसी भी चीज को, आउटर अपीयरेंस को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो आउटर अपीयरेंस क्या हो सकता है? जैसे कि अब हम बात करें इस मार्कर का, तो इस मार्कर का आउटर अपीयरेंस क्या हो सकता है? आउटर अपीयरेंस मींस कि इसका लेंथ हम देख के बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं और लास्ट में कि हार्ड है या सॉफ्ट है ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है जो कि इजिली हम देख के जिस चीज को बता सकें वही मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है मैलिएबिलिटी, यानी कि इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हिच अलाउज देम टू बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। यानी कि कोई भी मेटल्स होता है उसको अगर हम चाहें उसको बीट कर करके पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच अलाउज देम टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। यानी कि पतले वायर में, कंडक्टर में हम किसी भी मेटल्स को ढाल सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, ठीक है। उसकी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं वायर्स में, थिन वायर्स में, ठीक है। और मेरा थर्ड पॉइंट है बोल रहा है सोनरस, यानी कि सोनरस जो वर्ड है वो साउंड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सोनरस से ही निकल के आता है साउंड। इट मीन्स यह पता चलता है कि मेटल्स के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको बीट करने पे या फिर हिट करने पे साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी रिंगिंग साउंड होता है उसमें से, ठीक है। तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसका? लस्टर्स। लस्टर्स एक वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है शाइनी। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच मेक्स देम शाइन। यानी कि एक मेटल के पास ऐसा भी प्रॉपर्टी होता है जो कि मेटल्स को शाइनी रखता है। यानी कि आप इजिली समझ सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के कि जिस भी मटेरियल्स के पास मैलिएबिलिटी होगा, कंडक्टिविटी होगा, सोनरस होगा, लस्टर्स होगा और लास्ट में क्या है, एक और प्रॉपर्टीज होता है मेटल्स का कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करे वही मेटल्स होता है, ठीक है। तो यानी कि इतने सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि आउटर अपीयरेंस जिसको हम देख के बता सकें। और एक और जो प्रॉपर्टी होता है मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने देखा, अब इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कुछ नॉन मेटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में फोकस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है उसको फिजिकल। अब देखिए, नॉन मेटल्स जो होते हैं यानी कि ऐसे मटेरियल जो मेटल्स के प्रॉपर्टी को फॉलो ना करे उसी को नॉन मेटल बोला जाता है। यानी कि दोज मटेरियल विच डू नॉट पॉसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो ना करे, ना रखे अपने पास उस प्रॉपर्टी को, तो उसी को हम नॉन मेटल के टर्म में यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल क्या हो गया कि मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो ना करे। यानी कि जितने सारे मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया है 4 या 5 प्रॉपर्टी, जैसे कि मैलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनरस, लस्टर, उस प्रॉपर्टी को जिस भी मटेरियल के पास प्रॉपर्टी ना हो उसी को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसका भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं नॉन मेटल्स का कि नॉन मेटल्स फर्स्टली सबसे पहला चीज की फर्स्ट पॉइंट है कि सॉफ्ट होता है, यानी कि दे कैन इजिली ब्रोकन, टूट सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, आपको बुक में भी नहीं दिया गया होगा, क्योंकि नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी वही होता है
जो मेटल्स को छोड़ा दिया है, यानी मेटल्स के पास जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हटा के बाकी जितना प्रॉपर्टी होता है सब नॉन मेटल के पास होता है, ठीक है। और एक्सेप्शनल केस में मेटल के पास कुछ ऐसा एलिमेंट्स था, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस कर चुका है, सोडियम और पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट होते हैं। बाकी नॉन मेटल में एक और ऐसा एलिमेंट्स होता है जो कि जनरली आप लोग से कोई पूछ लेता है बार बार कि कौन सा ऐसा मेटल्स है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक मरकरी जो होता है, मरकरी वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे देखा जाता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज से रिएक्ट करा के तब हम देखते हैं, यानी कि किसी भी चीज से उसको दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर दूसरे मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं कि क्या न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर किस किस चीज से हम रिएक्ट करा के देखेंगे। बहुत सारा ऐसा चीज हो सकता है जिससे हम रिएक्ट कराएं, लेकिन उतना हम लोग को डीपली नहीं पढ़ना है। बस आपके बुक में जितना एलिमेंट्स दिया गया होगा जिससे हम लोग रिएक्ट करा के देखेंगे, बस उतना ही चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारा ऐसा चीज हो सकता है जिससे रिएक्ट करा के हम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल पे बेस्ड होता है, यानी केमिकल यानी इट मींस कोई एलिमेंट वगैरह से, कोई एलिमेंट कंपाउंड, यही सब चीज से रिएक्ट करा के जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, और न्यू प्रोडक्ट में एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या चीज चेंज हुआ है, जो चीज हम रिएक्टेंट में डाले थे। यानी कि एक हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं, H2 प्लस O2 यानी कि H2O बन जाता है, 2 into H2O बन जाता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये आपको यहाँ पे वाटर बन जाता है, ठीक है, वाटर बन जाता है, ठीक है ना। ये सब आपको 9th या 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे रिएक्ट करके वाटर बना देता है। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो क्या वो वाटर बना सकते हैं? वाटर बनाते हैं? तो नहीं, वाटर नहीं बनाते हैं। इसके लिए कुछ कैटलिस्ट जरूरी होता है, ठीक है ना, कुछ कैटलिस्ट होना मस्ट है इसके लिए। यानी कि H2 और O2 में अगर हम एक जिंक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यानी कि अगर जिंक को हम डाल दें तो यहाँ पे आपको H2O वाटर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी दो एलिमेंट उठा के जो जिस चीज को हम लेकर रिएक्ट कराते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। जो मेरा फाइनल आउटकम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि रिएक्टेंट से अब उसका एनालिसिस किया जाता है कि प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का कुछ और प्रॉपर्टी था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, दोनों को जब हमने रिएक्टेंट को कंबाइन कराया एक इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक के प्रेजेंस में, तो मेरा H2O बन गया, यानी कि लिक्विड बन गया। इससे इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। इसीलिए अब इस चीज में जो भी हम एनालिसिस करते हैं, जो कि इस वाटर बन गया, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो सकता है, इस सब चीज को देखने के लिए हम केमिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और अब हम आइए देखते हैं कि मेटल्स के लिए क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अब रिएक्शन कैसे होता है, आइए अब हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे रिएक्ट कर जाता है कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट्स जो होता है किस किस चीज के साथ रिएक्ट कर सकता है और क्यों रिएक्ट करता है, उसका आखिर मेन रीजन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ऐसा है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के पास एक ऐसा टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम बात करें, आपको उतना डीपली में नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को कि क्यों आखिर मेटल्स रिएक्ट क्यों करता है। देखिए, किसी भी चीज को रिएक्शन कराने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक तो देने वाला कोई डोनर हो और कोई एक एक्सेप्टर हो, यानी कि कोई लेने वाला हो। मान लीजिए कि मैं आपको एक मार्कर दे रहा हूं, अगर लेने वाला कोई ना हो तो फिर रिएक्ट नहीं हो पाएगा, हम दोनों एक दूसरे के बीच में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होता है। मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं, उसमें एक देने वाला हो और एक लेने वाला हो, दोनों दे देगा उससे ही ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे। अगर ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर रिएक्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि रिएक्शन वहां पे पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे देने वाला हो और यहाँ पे भी सिर्फ देने वाला हो, ठीक है, तो ई भी देगा और ई भी देगा, तो फिर लेने वाला कौन है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेटल्स जो होता है वो देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कि अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर हम इसके एटॉमिक लेवल पे बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो देखिए यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है और लास्ट में सब ऑर्बिट होता है जिसको हम सेल भी बोलते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड वाले सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3, यानी कि एक 2 एलिमेंट जो बच जाते हैं वही क्या करते हैं, वही इसको इस ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, यानी कि सेल से बाहर निकल आते हैं। और जब बाहर निकल आता है ये उसी समय बाहर निकलता है जब कोई यहाँ पे लेने वाला होता है। जब लेने वाला यहाँ पे कोई है तो ये बाहर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देगा और उसे रिएक्ट कर लेगा। यही रिएक्शन को मतलब इसी तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इसी तरह से रिएक्शन का पॉसिबल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मेटल का बात करें, यहाँ पे भी देने वाला अगर हो, यहाँ पे भी अगर कोई मेटल ही हो, जैसे मैग्नीशियम का हम बात करें तो मैग्नीशियम में फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 तो 10 हो गया, लास्ट में 2 बचना चाहिए, यानी कि 2 और 10 तो 12, यानी मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12 होता है, ठीक है। और सोडियम का 11 होता है, सोडियम में भी 2 8 10 हो गया, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में, लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यानी कि इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अपना इसलिए देते हैं ताकि चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कर देता है। और यहाँ पे भी अगर मेटल है, मान लीजिए मैग्नीशियम है, सोडियम है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि दे देगा, ठीक है ना। जब छोड़ेगा तो फिर लेने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और वहीं पे एक यहाँ पे नॉन मेटल होता, यानी नॉन मेटल को हम एक्सेप्टर बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज को, किसी इलेक्ट्रॉन को अपने लेता है, अपने पास लेता है, ठीक है, या फिर गेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि क्लोरीन ही होता, जैसे क्लोरीन होता है नॉन मेटल होता है। अब बाद में इस चीज का पता चलेगा आपको कि कौन मेटल होता है, कौन नॉन मेटल होता है, आखिर क्यों मेटल होता है और क्यों नॉन मेटल होता है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टीज पे बेस आपने कुछ देखा कि कौन कौन सा जिसके पास हार्ड होगा, सोनरस होगा, लश्कर होगा, मेटल हो सकता है। लेकिन अब हर एक चीज को तो आप बार बार पीट के उसको मतलब चमक दे के तो नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए कुछ ऐसा भी है, कैटेगरी को डिफाइन किया गया है जिससे कि आप इजिली बता सके कि कौन मेटल होता है, कौन नॉन मेटल होता है। उसके लिए हम पीरियोडिक टेबल का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 एटॉमिक नंबर होता है, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 17 होना चाहिए। जब 17 हम इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो जाएगा, और जो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन बचा तो 7 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में, लास्ट वाले ऑर्बिट में फिलअप हो जाएंगे। अब देखिए लास्ट वाले ऑर्बिट जितने भी होते हैं, फर्स्ट वाले ऑर्बिट को छोड़ के सारे के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो तो या तो किसी को दे के या फिर किसी से लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, इसको ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टेट इसलिए, ऑक्टेट मींस 8 से रिलेटेड है, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके पास 7 है, यानी इसके पास 1 का कमी है, और सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा है। जब इसके पास 1 एक्स्ट्रा है और इसके पास 1 का कमी है तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ला के इसमें ट्रांसफर कर देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब दोनों एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे और यहीं पे रिएक्शन का पॉसिबल होना है, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम किस किस चीज से मेटल को रिएक्ट करा के उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो हम रिएक्शन कराएंगे किसी भी मेटल्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए लिखा हुआ है, जनरली मेटल्स आर रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स बना लेता है। एंड दीज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, उसका जो नेचर होता है बेसिक होता है। आप लोग जानते हैं एसिड बेस क्या होता है, इसीलिए बेसिक बेस का नेचर क्या होता है, थोड़ा सा तीखा लगता है, खट्टा लगता है। देयर टेस्ट आर इन बेटर, यानी बीटर, यानी कि उसका टेस्ट जो है बीटर लगता है, यानी कि तीखा लगता है। वहीं इसका भी नेचर जो है बेसिक होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी आयरन को अपने घर पे किसी लोहा को रखते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही एक एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टीज का ही है। क्या होता है, अब देखिए उसको समझे। आयरन जो होता है, ठीक है ना, जिसको Fe से हम डिनोट करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है
Fe है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, इसका सिंबॉलिक वर्ड है O2, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन से रिएक्ट जैसे किया तो हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्ट एयर होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा नमी होता है एयर में, यानी कि वो वाटर होते हैं, ठीक है। आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं पर वाटर का ड्रॉपलेट हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ घूम रहा होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से ही वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, इसी को फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड हो गया Fe2O3। अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे Fe2O3 कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 होगा और 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे 2 होगा। तो उसके लिए आपको अब नेक्स्ट क्लास में जब जाइएगा 9th क्लास में, तो वहाँ पे आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पढ़ना होगा, उसी में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 कैसे है 3 कैसे है। जैसे कि अब हम थोड़ा सा आप यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड का बात किया था NaCl का, तो रिएक्ट करके ही NaCl बनाया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई 1 2 नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे सब में 1 छिपा हुआ था, यानी कि इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक, इसका वैलेंसी 1 था, इसका भी वैलेंसी 1 था, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। ये दोनों क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ई वाला इसका वैलेंसी ई ले लेता है, इसका वैलेंसी ई ले लेता है, ठीक है। इसीलिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2 रहता, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट रहता, मैग्नीशियम रहता, जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है। वैलेंसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो वैलेंसी अगर 2 रहता और क्लोरीन का 1 है, तो ई वाला क्लोरीन जो है ई 2 को ले लेता और मैग्नीशियम 1 को लेता, यानी कि अगर हम इसका प्रोडक्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे MgCl2 बनाता है, यानी कि क्लोरीन इस 2 को ले लिया है। सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल में। अब देखिए बात फॉर नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीडाइज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि ऑक्सीडाइज बनाता है, नॉन मेटल का एवी मेटल की तरह ऑक्सीडाइज बनाता है, और इसका जो नेचर है एसिडिक होता है, यानी कि एसिडिक नेचर होता है, ठीक है ना, एसिडिक होते हैं। अब हम देखिए सेकेंड नंबर जो रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के साथ कराएंगे, तो वाटर में पहले मेटल के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं, फिर उसके बाद नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं मेटल्स में, तो सम मेटल्स रिएक्ट्स वेरी फास्ट एंड सम आर वेरी स्लो। अब देखिए अब ऐसा नहीं है कि जितने मेटल्स हैं, जितने सारे के सारे मेटल्स वाटर से रिएक्ट कर ही जाए, करते हैं, पर कुछ बहुत फास्ट करते हैं, बहुत वाइग्रसली करते हैं, और कुछ बहुत स्लो प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है N, यानी कि सोडियम और H2O से जब हमने रिएक्ट कराया, इसी को हम वाटर बोलते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जब सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो 2NaOH बनेगा, ठीक है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 यहाँ से बाहर निकलता है गैस के फॉर्म में, यानी कि जिस भी कंटेनर में आप रखे होइएगा सोडियम को और वाटर को मिलाइएगा तो उसमें से बबल टाइप का कुछ उसके बाद से गैस निकलना शुरू कर देता है, वही हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रिएक्शन विथ वाटर से हो गया मेटल्स के लिए। तब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के साथ अगर वाटर को रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम अपना देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, यानी कि एसिड के साथ अब रिएक्ट करा के देखेंगे कि क्या बनता है। अब एक यहाँ टर्म यूज किया गया डाइल्यूट एसिड का। अब देखिए 2 टर्म होता है, एक डाइल्यूट होता है और एक कॉन्सेंट्रेट होता है। कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना, वो वाला कंसंट्रेशन नहीं, ध्यान केंद्रित करने वाला नहीं, एक कंसंट्रेशन अमाउंट में होता है और एक डाइल्यूट अमाउंट में होता है। यानी कि कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि उसमें एसिड का जो मतलब अमाउंट है वो कम होगा, और डाइल्यूट का मतलब हुआ कि उसमें एसिड का जो अमाउंट है बहुत हाई अमाउंट में होगा, यानी कि एसिड उसमें ज़्यादा होंगे, बहुत खतरनाक होता है डाइल्यूट एसिड, और कंसंट्रेशन एसिड कुछ थोड़ा सा उससे कम होता है, ठीक है। तो उसमें वाटर का अमाउंट कम होता है और इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने से इसमें एसिड का वैल्यू कम हो जाता है अमाउंट, और उसमें वाटर का अमाउंट कम होने से एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं सोडियम रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली विद डाइल्यूट एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए सोडियम जो है
सोडियम को HCl जो है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सोडियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो NaCl बनाता है और H2O गैस को बाहर निकालता है, गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। G मीन्स गैस, ठीक है। अब आपको एक और चीज का कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा कि यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आखिर कैसे 2 लिखा जाता है? तो देखिए ये बैलेंस करने के लिए किया जाता है, यानी कि आप एक लॉ को जानते होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जितना एनर्जी हम लगाए हैं, यानी जितना रिएक्टेंट का वैल्यू हम लगाए हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, सेम उतना ही निकलना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होता है, गैस के फॉर्म में चला जाता है। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि यहाँ पे सोडियम का 2 अमाउंट है, यहाँ पे भी आप सोडियम का 2 अमाउंट देख रहे होंगे, 2 यूनिट, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 यूनिट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 यूनिट देख रहे होंगे, क्लोरीन का 2 यूनिट है, तो क्लोरीन का भी 2 यूनिट है, यानी बैलेंस करने के लिए नंबरिंग जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आयरन रिएक्ट्स लेस रेडली द जिंक बट इट आल्सो प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, यानी कि अब जिंक को हम HCl के साथ रिएक्ट कराएं, जिंक भी मेटल है, ये भी मेटल था, यानी कि ये रिएक्ट का इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो बहुत फास्टली रिएक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर जिंक आ जाए सोडियम की जगह पे तो बहुत लेस अमाउंट में रिएक्ट करेगा और ये भी हाइड्रोजन गैस को निकालेगा और ZnCl2 बना लेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी किसी, देखिए अब यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप भूल जाइएगा क्योंकि आपको बुक में थोड़ा दिया हुआ है लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है। देखिए रिएक्शन का जो टाइप होता है ना, वो एक डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्शन का टाइप है, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। 10th क्लास में इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। देखिए अब जो मैग्नीशियम जो है यानी मेटल जब जिंक सल्फेट से रिएक्ट करेगा, जिंक जो जितने भी इस दुनिया में जो भी कंपाउंड अगर सल्फेट बनाता हो वही सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि जिंक सल्फेट को भी सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, सोडियम सल्फेट को भी आपको जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, और या फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट क्यों ना हो उसको भी हम, या फिर पोटेशियम सल्फेट क्यों ना हो उसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि इस दुनिया में जो भी एलिमेंट आपको सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाता हो उसी को हम सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्ट करने पे Mg और SO4 यहाँ से इसके पास आ गया और यहाँ से जिंक जो है बाहर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन हुआ मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अब देखिए मेटल्स का फेरस सल्फेट यानी कि ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जितने भी सल्फेट आयरन हो यानी आयरन को ही फेरस बोला जाता है, इसका नाम आयरन है, ठीक है। फेरस को कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ये भी सल्फेट्स के साथ रिएक्ट किया है तो इसको भी हम सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये जो मेटल्स के साथ रिएक्ट होगा, मेटल ये हमारा मेटल्स है यानी मेटल्स के साथ जैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये भी मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, यानी कि यहाँ से सल्फेट टूट के इसके पास आ गया और जो आयरन जो है यहाँ पे फेरस जो बाहर निकल जाएगा। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं, उसके बाद वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे करते हैं, और लास्ट जो मेरा है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। और जब एसिड के साथ हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हम थोड़ा बेसिक के साथ पढ़ लेते हैं कि बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसेस, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन होने पे क्या होगा। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि हमने एक कंटेनर लिया उसमें बेस डाल दिया और मेटल डाल दिया तो अपने आप रिएक्ट कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में आपको बताया है कि यहाँ पे जिंक का होना बहुत नेसेसरी होता है, यानी जिंक होना मस्ट होता है तभी H2 बनाता है। इसीलिए रिएक्शन करने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, कोई कोई बहुत लो टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाता है और कोई कोई जो एलिमेंट्स जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर कितना होता है तो अबाउट 27 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में जितने भी हमारे टेम्परेचर होते हैं उसको रूम टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। यानी कि उस टेम्परेचर पे ही सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
कुछ उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना भी पड़ता है और किसी भी चीज़ के लिए, और कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसके लिए टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और उसके साथ हम H2O को अगर डाल दें तो मेरा जो प्रोडक्ट है सोडियम एल्यूमिनेट निकल के आएगा, यानी कि NaAlO2, इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, उसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल के आता है गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक हम समझे कि कैसे कैसे रिएक्ट होता है और रिएक्शन से ही हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलता है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कोरिजन ऑफ क्या मेटल्स है, यानी कि मेटल्स कैसे कोरिजन करते हैं। ठीक है, कोरिजन का मतलब क्या हुआ, रस्ट कैसे करते हैं। रस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जैसे कि कोई आयरन हो उसमें रस्टिंग कैसे होता है, मतलब कि वहाँ पे आयरन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब क्या होता है, बीज होने लगता है, यानी बीजी खाने लगता है। ठीक है, कोई भी आयरन को आप कहीं मिट्टी में डाल कर रख दीजिए, बहुत जल्दी ही बीजी पकड़ने लगेगा। ठीक है, तो उसी को यानी कि इट इज व्हेन मेटल इज रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर इट इज सेड टू बी कोरोड, यानी कि जब भी कोई मेटल मॉइस्ट एयर से, मॉइस्ट एयर मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी एयर होते हैं कुछ ना कुछ मॉइस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी मॉइस्ट इन द सेम कि कुछ उसमें नमी होता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उससे अगर कोई भी मेटल से रिएक्ट करता है तो उसी फिनोमिनन को हम कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, कोरिजन बोलते हैं, यानी कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरिजन हम कह सकते हैं, यानी कोरिजन इज नथिंग बट कोरिजन ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, उसी को हम कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता कैसे, मान लीजिए जो आयरन का जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Fe से डिनोट करते हैं, ये मेरा आयरन है। ठीक है, आयरन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसमें उसी ऑक्सीजन में हमारे इन्वायरमेंट में उसमें H2O भी होता है, वहीं H2O से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है उसी को हम कोरोजन बोलते हैं, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि यहाँ पे जो आपको जो मेटल मिलेगा आपको प्योर फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेटल में जंक लगा हुआ होगा, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें बीजी खाया होगा, रस्टिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमारी मिट्टी होता है, यानी कि जो भी ऐसा चीज जिसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट करता हो, जिसके हमारी मिट्टी आपको पता है कि उसमें भी वाटर ड्रॉपलेट का अमाउंट रहता है, तो उसमें अगर आप मेटल को रखिएगा तो कोरोइड हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है उसमें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी, अब नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसको भी हम रिएक्ट करा के देखेंगे किसी डिफरेंट एलिमेंट से और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उसी बेस पे एनालिसिस करेंगे कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर अगर उस चीज़ को जलाएंगे यानी बर्न करेंगे तो मेरा CO2 बनता है, यानी कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और उसको हीट करेंगे यानी जलाएंगे तो CO2 बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि आप एक और चीज़ देख रहे हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, अब इसी चीज़ को अगर H2O से रिएक्ट करा देते हैं तो यहाँ पे आपका कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बन जाता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर भी आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, यानी कि अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के देखें और भी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉन मेटल्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं, यानी कि मेटल्स में भी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था, वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, इसमें भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है क्या बनता है। यानी नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। स्टीम इस होता क्या है, वाटर वेपर। ठीक है, स्टीम को हम वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जितने भी हमारे वेपर होते हैं पानी के उसको हम स्टीम बोलते हैं। टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यानी कि इससे ये पता चला कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। मेटल्स में क्या था कि वहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट कराने पे आपको प्रोडक्ट में H2O मिल रहा था। ठीक है, यानी बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। जब मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया था तो कुछ मेटल्स बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहे थे और कुछ मेटल्स बहुत स्लो रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट तो बन रहा था। लेकिन इसमें देखते हैं क्या ये भी प्रोडक्ट बनाता है एसिड के साथ,
तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से ये भी पता चला कि नॉन मेटल्स है ना ही तो वाटर से रिएक्ट करता है और ना ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, बट खाली सिंपली अभी तक हम देखें इसको तो अभी तक ऑक्सीजन से इसे रिएक्ट किया हुआ है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया था, ऑक्साइड्स बनाया था। ठीक है, तो बहुत आपको आसान भी हो गया होगा कि ज़्यादा इक्वेशन नहीं पढ़ना पड़ रहा होगा आपको कि केमिकल इक्वेशन। तो आइए, नॉन मेटल का तो दो प्रॉपर्टी से ही खाली चला गया, केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एक तो रिएक्ट ही नहीं किया और दूसरा भी रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस, यानी कि अगर नॉन मेटल बेस से रिएक्शन करता है तो उसका रिएक्शन जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत रेयर अमाउंट में रिएक्ट कर पाता है, हमेशा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए कुछ और कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, प्रेशर को लो करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए बहुत सारा कंडीशन है। तो इसीलिए आपके बुक में सीधे लिखा हुआ है जनरली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसेस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, रिएक्ट नहीं कर पाएगा, करता है बहुत ही रेयर केस में करता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्यों क्या है कि देखिए, अब ऐसा होता है कि जो नॉन मेटल्स जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है और बेस जो होता है, बेस एसिड और बेस रिएक्ट जब करते हैं तो सॉल्टी सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं यूज के बारे में, यूज ऑफ सम मेटल्स। मेटल्स के यूज के बारे में बात करेंगे, नॉन मेटल्स के यूज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल नॉन मेटल्स के, उसमें से हमने एक दो को उठाया है आपको समझाने के लिए। फर्स्ट है एल्युमिनियम। देखिए, एल्युमिनियम का आप नाम जरूर सुने होंगे, आप घर में लोग बोलते हैं एल्युमिनियम का वायर, यानी कि जो वायर है एल्युमिनियम का बनता है। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम क्या है, तो भी मेटल है। अब देखिए एल्युमिनियम का और सारा भी यूज होता है आपके घर में। अब आजकल जो दरवाजा आ रहा है, डोर आ रहा है, गेट आ रहा है, उसमें भी आप नीचे पढ़िएगा, उस चीज़ पर लिखा हुआ होता है एल्युमिनियम प्लेट होता है, यानी कि एल्युमिनियम का दरवाजा बनता है, डोर। ठीक है ना, किसी भी चीज़ का डोर, स्टाइलिश डोर और फैशनेबल डोर बनाने के लिए एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत चिप होता है, चिप रेट में होता है, कॉस्टली ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन का। तो आयरन का तो बहुत बड़ा यूज है हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आप अपने रूम में बैठे होंगे तो आप एक बार नज़र डालिएगा, आप ऊपर फैन लगा होगा, उसमें भी आयरन का यूज है। आप जिस चीज़ पे बैठे हो, आपके घर में गोदरेज होगा, वो भी आयरन का ही है। ठीक है, व्हीकल्स है, आपका साइकिल है, उसमें भी आयरन है। जितने भी व्हीकल्स हैं यानी गाड़ी, वो भी आयरन के ही बने होते हैं। बेंच डेस्क जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो भी आयरन के ही बने होते हैं, यानी कि आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर का। तो कॉपर का देखिए, कॉपर का जो यूज होता है, सबसे इसका मेजर यूज किया जाता है वायर में, यानी बोला जाता है कॉपर का वायर जो है बहुत ही बढ़िया होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल तो सारे होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसा होता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ का बना हुआ होता है। यानी कि अगर कॉपर का बना हुआ होगा, कॉपर मटेरियल का कोई भी वायर, तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो और भी ढेर सारे आपको मेटल्स होंगे जिसका डिफरेंट यूज है, लेकिन हमने यहाँ तीन चीज़ को आपको डिस्कस किया, और यहीं आप देख लीजिएगा, आपके बुक में भी कुछ और दिया होगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, यानी कि अब हम नॉन मेटल्स के यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट मेरा यूज है, वी इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग व्हाट, ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग के समय जो मेरा ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है, यानी कि हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ही जरूरी हो जाता है ऑक्सीजन का, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर कंपाउंड आर यूज्ड टू फर्टिलाइजर्स, यानी कि हमारे खेत में आजकल आप जानते होंगे कि मिट्टी का जो होता है सोयल का फर्टिलिटी पावर कम हो जाता है, यानी उपजाऊ पावर कम हो जाता है। उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम केमिकली
मैन्युअल्स का या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अब केमिकली क्या हो सकता है, तो नाइट्रोजन हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। इस तीनों को कंबाइन करके, जैसे कि आप लोग घर पर सुनते होंगे कि डीएपी का खाद आया है, यूरिया आया है, ठीक है। यूरिया में कुछ नहीं होता है, नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, 45% नाइट्रोजन यूरिया में कंटेन करता है, ठीक है। तो वही होता है, यानी कि इसका यूज फर्टिलाइजर्स में भी करते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, सल्फर इज ऑल्सो यूज टू मेक क्रैकर्स। अब देखिए जितने भी हमारे क्रैकर्स होते हैं, आप लोग बहुत पटाखे उड़ाते हैं दिवाली में, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो भी हमारे नॉन मेटल का ही बना हुआ होता है। और नॉन मेटल क्या होता है, तो सल्फर होता है, यानी कि जो हमारा सल्फर है बहुत ही ज्वलनशील होता है, ठीक है। आप लोग जो बारूद देखते हैं जो कि दीप पे ऐसे गिराने पे जलने लगता है, वो सल्फर होता है, कुछ नहीं होता, सल्फर होता है। और सल्फर क्या है, हमारा नॉन मेटल है। यानी कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि नॉन मेटल का तो बहुत ही बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। अगर नॉन मेटल ना होता तो ना ही आप अच्छा से कल्टीवेट कर पाते, खेती कर पाते, ना ही आप ऑक्सीजन ले पाते। जब ऑक्सीजन ही नहीं ले पाते तो फिर आप जिंदा कैसे रहते, और ना ही आप यहाँ पे आज होते, ठीक है। तो अब मेरा लास्ट पॉइंट है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज अप्लाइड ऑन द वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। यानी कि अब आप कहीं पर जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, जख्म आ जाता है और वहाँ पर कट छट जाता है, तो वहाँ पे एक आयोडीन होता है, ठीक है ना, एकदम मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, या फिर पाउडर फॉर्म में भी आपको मिलता होगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जो पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है मार्केट में, मेडिसिन की दुकान पे, उसको अप्लाई किया जाता है जितने भी हमारे घाव होते हैं, 19-20 होता है घाव पूरा, एंटीसेप्टिक के लिए, यानी बचाने के लिए। जैसे कटता है वहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में ढेर सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उस पर जाके अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद उसको और बड़ा बना देंगे और इन्फेक्शन फैल जाएगा। उसी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए इस आयोडीन का अप्लाई किया जाता है। और आयोडीन क्या है, ये भी नॉन मेटल है। अब यहाँ पे भी आपको एक और पता चल गया कि नॉन मेटल का कितना बड़ा यूज है। अब देखिए लास्ट जो मेरा टॉपिक है एलॉयज का। तो देखिए एलॉयज क्या होता है, हमने अभी तक तो मेटल नॉन मेटल का नाम सुना था पर एलॉयज नहीं सुना था। तो आइए अब यहाँ से एलॉयज का जन्म होता है और समझते हैं कि एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। यानी कि कुछ नहीं होता है, 2 मेटल को जब रिएक्ट कराते हैं वहीं मेटल्स इसको एलॉय को बनाता है। यानी 2-3 मेटल को मिला के जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एलॉयज बन जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रास, पित्तल आप देखोगे आपके घर में अभी भी यूज हो रहा होगा पित्तल। आपके घर में जो पूजा हो रहा है उसमें भी पित्तल का कोई चीज यूज होता है, या फिर लोटिया वगैरह होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ब्रास बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रास इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक। यानी कि कॉपर और जिंक को हम जब रिएक्ट कराते हैं तो इसी से हमारा ब्रास बनता है, पित्तल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये भी मेटल है, ठीक है, और ये भी मेटल है। तो देखिए 2 मेटल्स को मिला के या फिर 2 से अधिक मेटल्स को मिला के जो भी मेरा प्रोडक्ट तैयार होता है उसी को हम एलॉयज बोलते हैं। और एलॉयज का भी कुछ प्रॉपर्टी आपके बुक में मेंशन किया गया है, आप उसको पढ़िएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अब आगे देखिए आप जो भी आप पढ़ना चाहते हो साइंस चैप्टर में, उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए और बताइए कि हमको ये चैप्टर पढ़ना है, उसी चैप्टर को आपके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितने भी स्टडी मटेरियल है आपको ऑक्सफोर्ड पब्लिक बोर्डिंग हाई स्कूल के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे जब तक कि आपका लॉकडाउन नहीं टूटता है। क्योंकि अभी एक ऐसा समय है जिससे कि हम चाह के भी हम लोग एक दूसरे के फेस टू फेस कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक यही ऑनलाइन ही एक ऐसा मीडियम है, ऐसा ही जरिया है जिससे कि अब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए घर पे और अच्छे से